जिस चीज से आपकी गाड़ी चलाने की कोशिश की जा रही है, उसी पॉलिसी का असर अब आपकी रसोई तक पहुंचने की बात हो रही है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना शुरू हुआ ताकि देश का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो, विदेशी मुद्रा बचे, किसानों को फायदा मिले और पॉल्यूशन भी घटे। लेकिन आज कहानी वहां पहुंच गई है जहां भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, करीब एक दशक बाद 10 लाख टन कच्ची चीनी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने जा रहा है। सवाल सीधा है, अगर देश में चीनी पैदा करने की क्षमता इतनी बड़ी है तो फिर बाहर से चीनी मंगवाने की नौबत क्यों आ गई? और इस पूरी कहानी में एथेनॉल की भूमिका कितनी बड़ी है? अब यहाँ से कहानी सिर्फ चीनी की कीमत की नहीं है, ये कहानी उस पॉलिसी की है जिसमें सरकार ने गन्ने को सिर्फ चीनी बनाने की चीज नहीं बल्कि फ्यूल का रॉ मटेरियल बना दिया। और जैसे जैसे पेट्रोल में एथेनॉल का हिस्सा बढ़ा है, वैसे वैसे सवाल भी बढ़े हैं। क्या फूड और फ्यूल के बीच कोई नया कंपटीशन पैदा हो चुका है? क्या हमने पेट्रोल को सस्ता और इम्पोर्टेड क्रूड पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश में शुगर सप्लाई पर दबाव बढ़ा दिया? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चीनी के दाम पिछले कुछ हफ्तों में इतने तेजी से क्यों बढ़े हैं और सरकार को इमरजेंसी इंटरवेंशन करना पड़ा? आज इसी पूरी चेन को डिकोड करेंगे। गन्ने से एथेनॉल, एथेनॉल से E20 से शुगर सप्लाई और शुगर प्राइसेस से लेकर 10 लाख टन इंपोर्ट तक। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं HB डिकोड। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एथेनॉल अचानक 2026 में पैदा हुई कोई पॉलिसी नहीं है। भारत में पेट्रोल से एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है। सरकार ने 2018 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाने की दिशा तय की और बाद में 2022 में टारगेट को आगे बढ़ाकर एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य कर दिया। यानी जिस टारगेट को पहले 2030 के लिए सोचा गया था, उसे 5 साल पहले हासिल करने की दिशा में धकेला गया। सरकार के मुताबिक भारत ने 2025-26 में 20% ब्लेंडिंग हासिल भी कर दी। और इसके पीछे सरकार की लॉजिक भी समझिए। भारत हर साल बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर पेट्रोल में देश में बना एथेनॉल मिलाया जाए तो पेट्रोल की कुछ जरूरत डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फ्यूल से पूरी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस और फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो कम हो सकता है। साथ ही एथेनॉल को रिन्यूएबल फ्यूल माना जाता है और सरकार इसे किसानों के लिए अतिरिक्त मार्केट और बेहतर रेम्यूनरेशन से भी जोड़ती है। यानी कागज पर कहानी काफी अट्रैक्टिव थी। गन्ना किसान को फायदा, देश का इंपोर्ट बिल कम, पॉल्यूशन में कमी और पेट्रोल में डोमेस्टिक फ्यूल। लेकिन फिर सवाल आया, एथेनॉल बनेगा किससे? एथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी नहीं, गन्ने के जूस और शुगर सिरप के अलावा मोलासिस का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा मेज और कुछ परिस्थितियों में डैमेज फूड ग्रेन से भी एथेनॉल बनाया जाता है। सरकार ने खुद शुगर मिल्स को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अलग अलग फीड स्टॉक्स इस्तेमाल करने की अनुमति और प्रोत्साहन दिया है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अगर गन्ने से एथेनॉल ज्यादा बनेगा तो उसी गन्ने से शुगर प्रोडक्शन के लिए उपलब्ध रॉ मटेरियल पर असर पड़ सकता है और सरकार इस पॉसिबिलिटी से अनजान नहीं है। सितंबर 2025 के अपने आदेश में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने साफ कहा था कि शुगर से एथेनॉल प्रोडक्शन की डाइवर्जन और देश में शुगर प्रोडक्शन की पीरियडिकली रिव्यू की जाएगी ताकि पूरे साल डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए चीनी उपलब्ध रहे। मतलब सरकार के सामने शुरुआत से ही 2 लक्ष्य थे, एथेनॉल भी बढ़ाना है और देश में चीनी की सप्लाई भी सुरक्षित रखनी है। लेकिन सवाल है अब कि 2026 में इनमें से किस तरफ दबाव ज्यादा दिखाई देगा। यहाँ पॉलिटिक्स से हटकर थोड़ा नंबर्स देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत हर साल औसतन करीब 300 से 350 लाख टन चीनी का उत्पादन करता है। लेकिन भारत जितनी चीनी बनाता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा देश में कंज्यूम हो जाता है। डोमेस्टिक कंजप्शन करीब 28 से 28.5 मिलियन टन सालाना बताई गई। यही वजह है कि प्रोडक्शन थोड़ा भी नीचे जाता है तो मार्केट में सप्लाई टाइट हो सकती है। अब एथेनॉल डाइवर्जन देखिए। सरकारी डायरेक्टरेट ऑफ शुगर के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 शुगर सीजन में एथेनॉल के लिए करीब 43 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट डाइवर्जन। 2023-24 में ये करीब 24 लाख टन और 2024-25 में करीब 34 लाख टन हुआ। यानी एथेनॉल के लिए शुगर डाइवर्जन कोई छोटी या काल्पनिक बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यही है कि क्या सिर्फ इसी डाइवर्जन ने आज की महंगाई पैदा कर दी है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25-26 में अभी तक शुगर प्रोडक्शन करीब 32.40 मिलियन टन बताया गया है, लेकिन नेट प्रोडक्शन करीब 27.9 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो डोमेस्टिक कंजप्शन से थोड़ा सा कम है। साथ ही ओपनिंग स्टॉक में कमी और प्रोडक्शन पर दबाव की बात भी सामने आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीनों में डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस करीब 40% तक बढ़ी हैं। यानी एथेनॉल एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अकेला फैक्टर कहना सही नहीं होगा। अब उस चीज पर आते हैं जो आम आदमी महसूस कर रहा है, चीनी की कीमत। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 15 दिनों में रिटेल शुगर प्राइस लगभग 48 रुपए किलो से बढ़कर 62 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की बात कही गई।
20 अगस्त तक अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में शुगर प्राइसेस में पिछले महीनों के दौरान करीब 30 से 40% की तेजी का उल्लेख हुआ है। 18 अगस्त तक एवरेज रिटेल प्राइस 52 रुपए प्रति किलो और एक साल पहले 46 रुपए प्रति किलो होने की रिपोर्ट थी। यानी अलग अलग सोर्सेज में एग्जैक्ट रिटेल फिगर अलग है, लेकिन डायरेक्शन ने की है, चीनी महंगी हुई है। और यहाँ टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त से नवंबर के बीच भारत में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार आते हैं। मिठाई, कन्फेक्शनरी और फूड इंडस्ट्री में शुगर डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे समय में अगर ओपनिंग स्टॉक्स कम हो और प्रोडक्शन भी टाइट हो जाए तो प्राइसेस पर प्रेशर और बढ़ सकता है। यानी कहानी में अब 3 चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं: कम स्टॉक, प्रोडक्शन पर प्रेशर और फेस्टिवल डिमांड। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया? जिस देश ने करीब 10 साल से चीनी इंपोर्ट नहीं की थी, वही देश अब 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने जा रहा है। 20 अगस्त 2026 को सरकार ने टैरिफ रेट कोटा के तहत 10 लाख टन रॉ शुगर को 31 अक्टूबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के मंगाने की अनुमति दी है। सामान्य तौर पर भारत शुगर इंपोर्ट्स पर करीब 100% ड्यूटी लगाता है, यानी ये कोई रूटीन इंपोर्ट डिसीजन नहीं है। ये एक ऐसे समय में आया जब डोमेस्टिक प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और फेस्टिव सीजन सामने है। और यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। भारत सिर्फ विदेश से नई चीनी मंगाने की तैयारी नहीं कर रहा। पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज जो इंपोर्टेड रॉ शुगर को रिफाइन करके आमतौर पर एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें डोमेस्टिक मार्केट में रिफाइंड शुगर बेचने की अनुमति का रास्ता भी खोला गया है। रीडर्स के मुताबिक इससे करीब 3 लाख टन शुगर रिलेटिवली जल्दी डोमेस्टिक मार्केट में आ सकती है, जबकि ब्राजील से आने वाली नई शिपमेंट्स को पहुंचने में करीब 2 महीने लग सकते हैं। यानी सरकार को डर सिर्फ आज की कीमत का तो नहीं है, चिंता ये भी है कि आने वाले त्योहारों में डिमांड और बढ़ी तो सप्लाई और टाइट हो सकती है। इंपोर्ट के साथ साथ सरकार ने स्टॉक पर भी नजर डाल दी है। अगस्त में शुगर डीलर्स पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लागू की गई और अब बड़े बल्क कंज्यूमर के लिए भी इन्वेंट्री लिमिट को कम किया गया है। 10 टन से ज्यादा मंथली कंजप्शन वाले बल्क यूजर्स को सितंबर से नवंबर के बीच 15 दिनों से ज्यादा स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का मकसद होर्डिंग और स्पेक्युलेटिव स्टॉक होल्डिंग को रोकना है। यानी सरकार एक तरफ बाहर से शुगर ला रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर स्टॉक जमा करने की गुंजाइश कम कर रही है। अब सवाल उठता है, अगर सप्लाई इतनी टाइट है तो एथेनॉल पॉलिसी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आलोचकों का आर्गुमेंट सीधा है। उनका कहना है कि जब देश में शुगर की जरूरत है, तब गन्ने में एक हिस्से को एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट करने से शुगर अवेलेबिलिटी कम हो सकती है और प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इसी आर्गुमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा और आरोप लगाया कि फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए एथेनॉल को बढ़ावा देने के बाद अब शुगर शॉर्टेज की वजह से फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके शुगर इंपोर्ट करनी पड़ रही है। लेकिन डिकोड में यहाँ सरकार का पक्ष भी रखना जरूरी है। सरकार कहती है कि एथेनॉल प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ पेट्रोल में कुछ मिलाना नहीं है, इसके पीछे एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम करना, किसानों के लिए मार्केट और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जैसे कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। सरकार के अनुसार एथेनॉल ब्लेंडिंग 2013 से 14 के 1.5% से भी कम स्तर से बढ़कर 25-26 में 20% हो चुकी है और एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी करीब 5 गुना बढ़ी है। यानी सरकार का आर्गुमेंट है ये फूड वर्सेस फ्यूल की सिंपल कहानी नहीं है। लेकिन फिर असली सवाल यही है कि अगर दोनों गोल साथ साथ चल सकते हैं तो इस साल शुगर सप्लाई इतनी टाइट क्यों हुई? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पॉलिसी क्वेश्चन है। सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 से खिसका कर 25-26 कर दिया और अब देश 20% ब्लेंडिंग तक पहुंच चुका। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अपने डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि सरकार को शुगर डाइवर्जन और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी के बैलेंस की चिंता नहीं, यानी पॉलिसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना पहले से पहचान ली गई। अब 2026 में जब चीनी की कीमत बढ़ गई है, सरकार ने स्टॉक लिमिट्स लगाई है, शुगर मिल्स और ट्रेडर्स पर नजर बढ़ाई है और करीब 1 दशक बाद ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दे दी। तो सवाल उठाना तो स्वाभाविक है कि क्या पॉलिसी का बैलेंस सही था? लेकिन इसका फैसला सिर्फ 1 महीने की शुगर प्राइस देखकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुगर प्राइसेस पर वेदर, शुगर केन यील्ड, ओपनिंग स्टॉक, डोमेस्टिक कंजप्शन, एक्सपोर्ट्स और फेस्टिवल डिमांड जैसी कई फैक्टर्स असर डालते हैं। यही वजह है कि एथेनॉल की वजह से ही चीनी महंगी हुई है कहना एक पॉलिटिकल क्लेम ज्यादा है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। उपलब्ध आंकड़े इतना जरूर दिखाते हैं कि एथेनॉल के लिए शुगर डाइवर्जन हुआ है और इसी समय डोमेस्टिक शुगर अवेलेबिलिटी पर दबाव भी है। अब कहानी सिर्फ गन्ने तक तो नहीं रुकती। एथेनॉल प्रोडक्शन में ब्रोकन राइस और मेज जैसे फीड स्टॉक्स का इस्तेमाल भी होता है। सरकार ने एथेनॉल प्रोडक्शन को शुगर केन के अलावा ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक्स तक फैलाने के लिए पॉलिसीज बनाई। रिपोर्ट्स में इसी वजह से राइस प्राइसेस पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट की माने तो भारतीय राइस एक्सपोर्ट प्राइसेस करीब 1 साल के हाई तक पहुंच गए हैं। हालांकि इनमें एथेनॉल के अलावा लिमिटेड सप्लाई, नए फसल को लेकर चिंता और अफ्रीकन डिमांड जैसे दूसरे फैक्टर्स भी बताए गए। इसलिए यहाँ भी वही बात लागू होती है, राइस प्राइस राइस को सिर्फ एथेनॉल से जोड़ना सही नहीं होगा।
हुआ। यानी एथेनॉल पॉलिसी ने फूड इकोनॉमी के कई हिस्सों को छूना शुरू किया है, गन्ना, चीनी, चावल, मक्का और आखिर में पेट्रोल। अब पूरी चेन को एक बार फिर जोड़िए। सरकार ने कहा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना कम है। सरकार ने कहा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना है। इसके लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाई गई। एथेनॉल के लिए शुगर केन और दूसरे फीड स्टॉक्स का इस्तेमाल बढ़ा। सरकार ने शुगर मिल्स को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अलग अलग फीड स्टॉक्स की अनुमति और इंसेंटिव दिए। उसी समय डोमेस्टिक शुगर डिमांड लगभग प्रोडक्शन के आसपास बनी रही। फिर प्रोडक्शन और ओपनिंग स्टॉक्स पर दबाव आया। शुगर प्राइसेस तेजी से बढ़ गए। फेस्टिवल सीजन सामने आ रहा है और अब सरकार को 10 लाख टन रॉ शुगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करनी पड़ रही है। साथ ही स्टॉक लिमिट्स भी लगाई जा रही हैं। अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि E20 अच्छा है या बुरा। सवाल ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाएगा। अगर एथेनॉल से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होता है, किसानों को मार्केट मिलता है और देश का फ्यूल मिक्स बदलता है तो उसका फायदा है। लेकिन अगर उसी समय फूड कमोडिटीज की सप्लाई पर प्रेशर पड़ जाता है और सरकार को बाद में वही कमोडिटी विदेश से खरीदनी पड़ती है तो पॉलिसी की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। और यही वो जगह है जहां सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या एथेनॉल टारगेट हासिल करने की स्पीड के साथ फूड सप्लाई का बफर भी उतना ही मजबूत बनाया गया था? आज की कहानी को एक लाइन में समझिए। भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल बढ़ाने का फैसला सिर्फ पेट्रोल के लिए नहीं किया था, लेकिन अब उसका असर गन्ने, चीनी, चावल, किसानों, कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज तक पहुंचकर एक बड़ा इकोनॉमिक क्वेश्चन बना रहा है। सरकार के लिए चैलेंज अब सिर्फ E20 को सफल बनाना नहीं है। चैलेंज ये है कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी और किचन की अफोर्डेबिलिटी दोनों साथ साथ चले। क्योंकि अगर पेट्रोल में इंपोर्टेड क्रूड की डिपेंडेंसी कम होती है, लेकिन दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ती है, तो सवाल उठेगा कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं बना दी। और इसीलिए 10 लाख टन चीनी का इंपोर्ट सिर्फ चीनी की खबर नहीं है, ये उस पॉलिसी की परीक्षा है जिसे भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर तेजी से आगे बढ़ाया था। अब आपकी बारी। क्या E20 जैसे एथेनॉल पॉलिसी के फायदे इतने बड़े हैं कि उसके लिए शुगर और फूड सप्लाई पर पड़ने वाले पॉसिबल प्रेशर को स्वीकार किया जा सकता है, या सरकार को पहले फूड सिक्योरिटी और फिर फ्यूल पॉलिसी का बैलेंस तय करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपकी गाड़ी किससे चल रही है, सवाल ये भी है कि उसी पॉलिसी की कीमत आपकी रसोई कितना चुकाएगी और कितना चुका रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HBT को। धन्यवाद।